दोस्तों, ज्योग्राफी बेसिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है बुंदेलखंड का पठार। तो जैसा हमको पता है कि हम लोग भारत के भूगोल की श्रृंखला स्टार्ट किए थे, तो इसमें हम लोग हिमालय और उत्तर का विशाल मैदान कंप्लीट कर लिए थे और भारत के पठारी भाग की बात चल रही थी। ठीक, तो हम भारत के पठारी भाग पे 3 वीडियो दे चुके हैं। उसका एक फर्स्ट वीडियो में उसके निर्माण तथा उसका स्थिति के बारे में बात किया। दूसरे में हम लोग अरावली की पर्वत श्रृंखला मेवाड़ का पठार डिस्कस किया था। और तीसरे में हम लोग डिस्कस किए थे मालवा का पठार और डिस्कस किया था हमने विंध्य श्रेणी। ठीक, अब चौथा वीडियो है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बुंदेलखंड का पठार। ठीक, तो आइए बुंदेलखंड के पठार को आगे हम लोग मैप में देख लेते हैं, ये इसकी स्थिति कहाँ है। ठीक, देखिए ये रहा भारत का मैप। इसमें देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है इसको उच्च मध्य भूमि कहा जाता है। ठीक, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला से ये उच्च मध्य भूमि कहा जाता है इस वाले पूरे एरिया को। और यहीं पे देखेंगे तो ये बुंदेलखंड, ये पूरा रीजन, ये जितने हम पेंसिल चला रहे हैं ये पूरा रीजन क्या है, ये बुंदेलखंड का रीजन है। ठीक, अगर हम इसको जूम करते हैं तो आइए जूम करके देखते हैं इसकी स्थिति भारत के मैप में। देखिए हमने जूम किया तो यहाँ पे बुंदेलखंड की स्थिति कहाँ पे मिल रही है, ये यहाँ पे देखिए, ये एटलस है ऑक्सफोर्ड का, तो इसमें ये स्थिति इसकी गलत दी हुई है। बुंदेलखंड का पठार और विंध्य श्रेणी को एक में मर्ज कर दिया है। और बुंदेलखंड का रीजन कौन सा है, ये पूरा रीजन बुंदेलखंड का है। ठीक, इसमें एमपी का भी भाग आता है और यूपी का भी भाग आता है, मध्य प्रदेश तथा यूपी दोनों का भाग आता है। और बेतवा, ये जो बेतवा नदी दिख रही है, ये बुंदेलखंड के मध्य से भाग जाती है। मतलब बुंदेलखंड की एक मेजर नदी कौन सी है, बेतवा नदी। ठीक, तो ये पूरा रीजन बुंदेलखंड का रीजन है। तो अब आइए इसको हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक, तो देखिए बुंदेलखंड में क्या लिखा है यहाँ पे, यह ग्वालियर के पठार तथा विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है। क्या लिखा है, ग्वालियर के पठार और विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है। देखिए ये कहाँ पे है, देखिए ये यहाँ पे अगर मैप में देखेंगे तो ये रहा ग्वालियर। ठीक, ग्वालियर और ये वाला एरिया जो है ये ग्वालियर का पठार है। क्या है, ये ग्वालियर का पठार। और देखेंगे तो ये जो येलो कलर से ये विंध्य श्रेणी है। ठीक, इन दोनों के मध्य में कौन सी स्थित है, ये है बुंदेलखंड का पठार, इन दोनों के मध्य में स्थित है। अगर देखें, देखिए इसका विस्तार एमपी, हमने बोला ना एमपी तथा यूपी में दोनों राज्यों में स्थित है। अगर देखें एमपी में कहाँ पे, तो एमपी में कुछ जिले हैं जिसमें छतरपुर आता है, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर जिलों से क्वेश्चन आ जाता है कि एमपी के किस जिले में बुंदेलखंड का विस्तार है। तो देखिए छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा। और देखिए जालौन, और उत्तर प्रदेश देखें तो जालौन, झांसी, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, महोबा। ठीक, ये जो जिले हैं इन जिलों में किसका, बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है। ठीक, अगर देखने की कोशिश करें, देखिए बुंदेलखंड के, अगर एक बार हम मैप में फिर देखने की कोशिश करें तो ये जो बुंदेलखंड है इसके, देखिए अगर इसके पूर्व में देखें तो पूर्व में क्या है, यहाँ पे है बघेलखंड का पठार। ठीक, पूर्वी भाग बघेलखंड का पठार है। अगर इसके पश्चिमी देखें तो पश्चिमी किधर, इधर का है, इधर मेवाड़ का पठार आता है। ठीक, मेवाड़ का पठार आता है पश्चिम में। और दक्षिण में देखें, दक्षिण में विंध्य श्रेणी तो है ही। ठीक, तो ये इन प्राकृतिक क्षेत्रों के मध्य स्थित है, इसको एक बार जानना महत्वपूर्ण था। अब देखते हैं ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अपरदन कारण यहाँ लाल मिट्टी का विकास हुआ है। तो जो बुंदेलखंड का पठार है यहाँ पे लाल मिट्टी का विकास कैसे हुआ है, क्योंकि जो बुंदेलखंड का पठार है इसका निर्माण हुआ था ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानों से। और जब इन चट्टानों का अपरदन हुआ नदियों द्वारा या फिर हवाओं द्वारा, पवनों द्वारा, तो इनके अपरदन कारण कौन सी मिट्टी आई, लाल मिट्टी का विस्तार हुआ। कहाँ पे, बुंदेलखंड पठार में। और अगर देखें तो यहाँ पे बुंदेलखंड पठार जो है, यहाँ पे एक प्रमुख नदी हमने बताया था क्या थी, यहाँ पे एक प्रमुख नदी था बेतवा। और अगर देखें तो एक नदी का और नाम आता है जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी द्वारा ही नदी का अपरदन करके बुंदेलखंड के पठारी इलाके में क्या किया गया है, बीहड़ का निर्माण किया गया। किसके, चंबल नदी और बेतवा नदी के द्वारा। देखिए चंबल नदी जो यमुना की सहायक नदी है, यह देखिए यहाँ लिखा ना, अवनलिका अपरदन द्वारा भूमि, इसको बीहड़ बोला जाता है। इसके प्रदेश बन गए कहाँ, बुंदेलखंड के रीजन में। बुंदेलखंड रीजन में चंबल नदी और बेतवा नदियों द्वारा उत्खात भूमि का निर्माण हुआ है, जिसको बीहड़ कहा जाता है। तो देखिए अगर इसकी सीमा देखिए बुंदेलखंड की, देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर कौन है, बघेलखंड स्थित है। बघेलखंड का पठार स्थित है, जो उच्च मध्य भूमि का पूर्वी भाग है। ठीक, पूर्वी। अब एक बार हम फिर से देखने की कोशिश करते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठार। का बघेलखंड का पठार जो उच्च मध्य भूमि और पूर्वी पठार को अलग करता है। तो ये जो बघेलखंड का पठार है यह उच्च मध्य भूमि के भी क्षेत्र में आता है और पूर्वी पठार के भी क्षेत्र में आता है। मतलब इन दोनों पठारों के, उच्च मध्य भूमि और पूर्वी पठार के मध्य में कौन स्थित है, बघेलखंड का पठार, जिसका विस्तार एमपी में है और छत्तीसगढ़ में है। ठीक, तो ये दोनों को अलग करता है। तो ये रहा हमारा बुंदेलखंड का पठार। अगर बुंदेलखंड देखेंगे, बुंदेलखंड रीजन जो है यह उत्तर प्रदेश एमपी का सबसे पिछड़ा रीजन कहा जाता है। क्यों पिछड़ा रीजन है, क्योंकि ये हमेशा सूखाग्रस्त रहता है। क्या, सूखाग्रस्त। अब बोलेंगे सूखाग्रस्त क्यों रहता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर। तो इतना जल तो पर्याप्त होना चाहिए, तो सूखाग्रस्त कैसे हो गया, क्योंकि सूखाग्रस्त यह इसलिए है क्योंकि ये पठारी रीजन है, इसका जो जमीन है ये कठोर है,
कठोर चट्टानों से बना हुआ है। तो यहाँ पे जल के रुकने या जल के रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, जल भूमि में नहीं जा पाता है, जिसके कारण जो भूमिगत जल है इसकी कमी है कहाँ, इस रीजन में। भूमिगत जल की कमी होने के कारण यहाँ पे बरसात के रीजन में तो अच्छा खासा बारिश की वजह से पानी रहता है, परंतु जब बरसात का सीजन खत्म हो जाता है, शुष्क सीजन मतलब गर्मी का सीजन आ जाता है, तब यह सूखाग्रस्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जल का अभाव रहता है। इसी कारण यहाँ पे नदियों के विकास के लिए बहुत ढेर सारी परियोजनाएं काम की, जैसे कि केन बेतवा लिंक परियोजना हो गया, और बेतवा नदी और चंबल नदी पे ढेर सारे बांध डैम बनाए गए हैं। किस लिए? क्योंकि ये जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इसको जल की भरपाई के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ का एक महत्वपूर्ण काम क्या है, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। ठीक, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त नदी परियोजना है। तो ये रहा हमारा चंबल का प्रदेश। और देखिए ये सूखाग्रस्त होता है, इसलिए इसकी आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है क्या, सूखाग्रस्त होना यहाँ का। अब आइए देखते हैं, ये हमारा बुंदेलखंड का पठार हो गया। अब देखते हैं अगला जो है, इसके साथ देख लेते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक, सतपुड़ा की पहाड़ी देखेंगे तो हमारा जो है उच्च मध्य भूमि जो कि है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सतपुड़ा श्रेणी क्या है, देखिए यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। कौन? सतपुड़ा की रेंज। अगर सतपुड़ा रेंज देखने की कोशिश करें भारत के मध्य में कहाँ है, तो ये एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा अपना भारत का मैप। ठीक, ये अपना प्यारा भारत है। अगर इसके देखें तो ये देखिए उत्तर में हिमालय रीजन और दक्षिण में ये दक्षिण का पठारी रीजन। अगर इसका मध्य भाग देखेंगे तो ये एमपी को भारत का क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, क्योंकि भारत के मध्य में स्थित है। और इसी एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में कौन है, ये सतपुड़ा की पहाड़ी है। ठीक, सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में। इसका मतलब अधिकतम भाग एमपी में रहता है, थोड़ा बहुत भाग जो है महाराष्ट्र में आ जाता है। तो ये सतपुड़ा है, ये भारत के एकदम मध्य में स्थित है। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, सतपुड़ा रेंज को। ठीक, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, हमने अभी देख लिया। और अगर इसका विस्तार देखें तो पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ है, गुजरात तक है, गुजरात तक इसका पश्चिम विस्तार। अगर पूर्व देखें तो छत्तीसगढ़, इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। और देखिए उत्तर में क्या है, एमपी, उत्तर में मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे लिखा है अधिकतम भाग, ये एमपी में इसका अधिकतम भाग पाया जाता है। अगर दक्षिण में देखें तो थोड़ा बहुत इसका भाग महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। तो अगर इसका विस्तार है किस राज्य में पाया जाता है, थोड़ा सा गुजरात में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और दक्षिण में महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। किसका? सतपुड़ा श्रेणी का। देखिए इसके अंतर्गत तीन पहाड़ियाँ आती हैं। तीन पहाड़ियाँ इसके अंदर आती हैं। इसमें एक राजपीपला की पहाड़ी है, ये कहाँ है, राजपीपला की पहाड़ी कहाँ पे है, यह है गुजरात में। गुजरात में स्थित है कौन, राजपीपला की पहाड़ी। अगर दक्षिण में और फिर देखते हैं तो ये महादेव पहाड़ियाँ। ठीक, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। देखिए अक्सर इनका पूछ लिया जाता है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। देखिए सबसे पश्चिम में कौन सा है, राजपीपला, फिर महादेव, फिर मैकाल से पहाड़ियाँ आती है। ठीक, तो ये इनका पश्चिम से पूर्व सीक्वेंस है। अब देखते हैं अगले पेज में, सतपुड़ा श्रेणी। अगर सतपुड़ा श्रेणी हमने देख लिया। अगर इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर पूछा जाए, हमने देखा कि सतपुड़ा 3 पर्वत श्रेणियों से, राजपीपला, महादेव और मैकाल से बनकर बना है। ठीक है, तो ये जो धूपगढ़ पर्वत श्रृंखला है, धूपगढ़ पर्वत श्रृंखला की जो चोटी धूपगढ़ है, ये महादेव पहाड़ियों में स्थित। ठीक, जो पर्वत श्रृंखला ये है सतपुड़ा, इसकी सबसे ऊंची पर्वत पहाड़ी कौन सी है, इसमें सबसे ऊंची पर्वत पहाड़ी है महादेव की पहाड़ी। ठीक, इसी में धूपगढ़ स्थित है सर्वोच्च चोटी, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और देखिए सतपुड़ा श्रृंखला विंध्य श्रृंखला का मिलन स्थल कहाँ है, मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी कहाँ पे है, मैकाल पहाड़ी सबसे पूर्वी भाग है किसका, सतपुड़ा श्रृंखला का। ठीक, सतपुड़ा श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग कौन सा, मैकाल पहाड़ी। और यह सतपुड़ा और विंध्यन के मिलन स्थल पे, अब देखिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये रही विंध्यन श्रृंखला। ठीक, और ये है सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा, ये रही सतपुड़ा। ये जब जहाँ पे मिलती हैं आके उत्तर में, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको बोला जाता है मैकाल की पहाड़ी। ठीक, और मैकाल की पहाड़ी ये सबसे पूर्वी, ये किसकी, सतपुड़ा की। तो सतपुड़ा विंध्यन के मिलन स्थल पे कौन सा, मैकाल की पहाड़ी है। अगर मैकाल पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पे छोटी लिख दिया, ये चोटी होगा। ठीक, चोटी, सबसे चोटी अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1065 मीटर। कितना, 1065 मीटर, जो कि किसकी, मैकाल की सर्वोच्च चोटी है। ये कभी कभी विंध्यन श्रेणी की भी सर्वोच्च चोटी ये बोल दी जाती है, कौन, अमरकंटक। अगर सतपुड़ा की हम लोग बात कर ही रह गए, तो सतपुड़ा देखिए ये भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत मतलब क्या होता है, और ब्लॉक पर्वत कहते किसको, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बहुत कम शब्दों में डिस्कस किया, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला पर्वत किसको कहते हैं। तनाव एवं खिंचाव के कारण दरार और कुछ भाग धंस जाता है। देखिए खिंचाव होता है, जब ये क्षेत्र देखिए, ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, इसे जब इधर खिंचाव होता है इधर साइड, तो ये टूट जाता है, और टूटने के बाद इसका एक भाग ऐसे रहता है और नीचे ये सब भाग धंस जाते हैं। ठीक, धंस जाएंगे तो ये जो उठा हुआ भाग है, यह पर्वत की तरह दिखता है, किसके, सॉरी, पठार की तरह या पर्वत की तरह दिखता है। तो जो ये क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, यह कहलाता है ब्लॉक पर्वत। देखिए तनाव और खिंचाव के कारण दरार पड़ता है और कुछ भाग धंस जाता है, और जो भाग उठा हुआ रहता है, जो भाग उठा बचता है, उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक, उसको ब्लॉक पर्वत। और ये जो है ब्लॉक पर्वत है कौन, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, ये भारत की एकमात्र ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। और ये
कैसे ब्लॉक करेंगे, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती का जो भ्रंश है, नर्मदा और ताप्ती की नदी जो भ्रंश से बहती है, भ्रंश को नीचे धंस जाने का जो ये ऊपर उठा है, ये सतपुड़ा श्रृंखला का। देखिए ये सतपुड़ा की पहाड़ी हो गई, हम देख लेते हैं, ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हो गई, ठीक। और इधर जो है ये नर्मदा नदी बह रही है, और इधर कौन सी नदी बह रही है, ये ताप्ती नदी। ये ताप्ती, सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी है, ताप्ती नदी, और उत्तर में कौन सी है, उत्तर में है नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा का भ्रंश हो गया, ये ताप्ती का भ्रंश, और इसके मध्य सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है, जो भारत के मध्य भाग में स्थित है। हमने भी देखा यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती के भ्रंश घाटी के मध्य स्थित है कौन, सतपुड़ा की पहाड़ी। तो ये आज का सतपुड़ा पहाड़ी और बुंदेलखंड के पठार पे हमारा वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।